एक ऐसी सोलर कंपनी जिसने इस साल अपने प्रॉफिट को 100% से ग्रो किया है और स्टॉक वो तो तुम खुद ही देख लो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिट की ग्रोथ सस्टेनेबल भी है। तो आज इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कौन कॉल पे बात करेंगे और लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, फुजियामा सोलर पावर क्या करता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है। तो इस कंपनी की दो डिवीजन है, एक तो है B2C डिवीजन जिसमें ये डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं और दूसरी है B2B डिवीजन जिसमें ये अलग अलग बिजनेसेस को प्रोडक्ट बेचते हैं। B2C डिवीजन में ये इन्वर्टर बेचते हैं, बैटरी बेचते हैं और सोलर पैनल बेचते हैं और अपनी B2B डिवीजन में ये चार्जर्स सेल करते हैं जैसे कि ई रिक्शा के चार्जर हो गए, यूपीएस सेल करते हैं जो कि बैटरी बैकअप की तरह काम करता है और बेसिकली सोलर यूनिट्स बेचते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि जब भी कोई बंदा सोलर पैनल लगवाता है तो वो काम कैसे करता है। तो जब भी कोई बंदा सोलर पैनल लगवाता है तो उस पर सनलाइट आती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। अब ये एनर्जी डीसी फॉर्म में जनरेट होती है, पर घर में जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो एसी फॉर्म में होती है। तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो एनर्जी जनरेट हुई है वो एक बैटरी में स्टोर हो जाती है, क्योंकि देखो, अगर तुम सोलर पैनल लगवा रहे हो तो वो तो सिर्फ दोपहर को ही एनर्जी बना पाएगा जब उस पर सनलाइट पड़ेगी। रात को जब उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वो एनर्जी नहीं बना पाएगा। तो उस टाइम पे जो दोपहर को उसने एनर्जी बनाई है जो कि बैटरी में स्टोर हो गई, वो यूज होगी रात के टाइम पे। तो ये कंपनी अपने B2C सेगमेंट में पूरा सॉल्यूशन बेचती है, यानी कि सोलर पैनल तो बेचती है, उसके साथ इन्वर्टर भी बेचती है जो कि उस सोलर पैनल की एनर्जी को डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा, और बैटरी भी बेचती है। जो सोलर पैनल से एनर्जी बनेगी उसको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए होती है, तो बैटरी भी सेल करती है। तो बेसिकली ये अपने कंज्यूमर को पूरा सिस्टम बेचते हैं और कंज्यूमर चाहता भी यही है। कंज्यूमर ये नहीं चाहता कि मैं अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह से सामान लेके आऊं, वो ये चाहता है कि कोई एक कंपनी हो जो मेरे को पूरा सिस्टम इंस्टॉल करके दे दे, यानी हर टाइप का पार्ट जो लगना है उसको इंस्टॉल करके दे दे। ऐसा ना हो कि मुझे बैटरी कहीं और से खरीदनी पड़ रही है, इन्वर्टर कहीं और से खरीदना पड़ रहा है और सोलर पैनल कहीं और से खरीदना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये अपने कंज्यूमर को पूरा का पूरा सिस्टम ही सेल करते हैं। अब देखो, इनके B2C वाले सेगमेंट में 950 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं 23 अलग अलग स्टेट्स में। तो ये कंपनी ना मेनली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ऑपरेट करती है, जैसे विलेजेस हो गई। अब इन टायर 2 टायर 3 सिटीज में क्या होता है कि अगर कस्टमर को सोलर पैनल लगवाना है तो वो एक डीलर के पास जाके उसको ऑफलाइन कॉन्टैक्ट करता है कि कल को अगर सोलर पैनल में कोई दिक्कत आए तो वो डीलर के पास जाके उसकी सर्विस भी करा पाए। तो बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस कंपनी ने अपने बहुत सारे डीलर्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं पैन इंडिया। जैसे कि इस कंपनी के 6800 से ऊपर डीलर्स हैं पूरी इंडिया में 23 अलग अलग स्टेट्स में। तो बेसिकली कस्टमर इनके डीलर के पास जाएगा और उनको कहेगा कि भाई हमारे घर पे सोलर पैनल लगा दो, और इनका डीलर पूरा सोलर पैनल, उसमें बैटरी, इन्वर्टर यानी कि पूरा सिस्टम लगा के देगा अपने कस्टमर को। और कल को अगर उस सोलर पैनल में कोई दिक्कत भी आएगी ना तो उसका रिपेयर में भी उनकी हेल्प करेगा। अब इनका 90% से ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्टली B2C वाले सेगमेंट में आता है, जिसमें ये डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका B2C वाला सेगमेंट जिसमें इन्होंने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रखी है जो इनके मोट की तरह काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम ये समझ गए कि इनके B2C वाले सेगमेंट में इन्होंने डीलर्स बना रखे हैं अलग अलग जगह पे। कोई भी कंज्यूमर को अगर सोलर पैनल से रिलेटेड सामान खरीदना होता है तो वो इनके डीलर के पास जाता है, जहां पे इनको पूरा सिस्टम मिल जाता है सोलर पैनल से रिलेटेड, और वो डीलर कंज्यूमर के घर में सोलर पैनल इंस्टॉल भी करा देता है, साथ में इन्वर्टर और बैटरी भी लगवा देता है। और इनके खुद के 650 से ज्यादा सर्विस इंजीनियर भी हैं जो डीलर्स की हेल्प करते हैं और बेसिकली इंस्टॉलेशन और रिपेयर मेंटेनेंस में हेल्प कराते हैं। तो ये है इनका B2C वाला सेगमेंट। अब दूसरा सेगमेंट है B2B वाला सेगमेंट, जिसे सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है। तो मतलब ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता रेवेन्यू में, जिसमें ये ई रिक्शा के लिए चार्जर बेचते हैं और यूपीएस बेचते हैं सोलर पैनल वाले सिस्टम के लिए जो बैटरी बैकअप की तरह एक्ट करता है। पर इनका मेन रेवेन्यू तो B2C से ही आ रहा है, यानी कि 90% रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है। तो हमारा मेन फोकस तो उसी सेगमेंट पे रहेगा। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो देखो, ये तो तुम्हें पता ही है कि आजकल हर बंदा अपने बिजली के बिल से परेशान है और सब सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं कि भाई सोलर पैनल लगवा लो ताकि बिजली फ्री हो जाए। और गवर्नमेंट भी सोलर पैनल लगवाने पे सब्सिडी दे रही है, जैसे कि PM सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने पे सब्सिडी मिल रही है। तो मतलब बेसिकली लोग सोलर पैनल पे ना शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में डिमांड तो अच्छी है गोइंग फॉरवर्ड। अब चलते हैं इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। तो देखो, इनकी सेल्स 87% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर, यानी कि सेल्स बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है क्योंकि इस इंडस्ट्री में डिमांड है। अब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 107% से ग्रो हुआ है और एबिटा में भी सेम स्टोरी है। इनका एबिटा 116% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो यानी कि जो इनका प्रॉफिट है और जो इनका एबिटा है वो दोनों इनकी सेल्स से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। ध्यान से देखो, इनका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों ही एक्सपैंड हुए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। अब जो भी इनकी सेल्स ग्रोथ आई है ना, उसमें मेनली इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, मतलब इन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ
प्रोडक्ट्स बेचे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ इनकी वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से आई है, वैल्यू ग्रोथ नहीं आई इतनी ज्यादा। और जो भी इनकी सेल्स आई है ना, उसमें से 40% सेल्स तो इनकी सोलर पैनल से आई है, 40% सेल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से आई है, मतलब जो भी सोलर पैनल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए होते हैं उससे, और 20% सेल इनकी बैटरी से आई है। अब बात करते हैं कि इनके मार्जिन क्यों एक्सपैंड हो रहे हैं। तो बेसिकली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, यानी कि इनकी फैक्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिवाइड हो गई, जिस वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने ना अपने आईपीओ के जो पैसे उठाए हैं उससे अपना डेट रीपे कर दिया है, जिस वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट यानी कि जो इनको इंटरेस्ट देना होता है वो भी कम हो गया है, जिस वजह से भी पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। फुल ईयर के बेसिस पे भी इनकी सेल्स 72% से ग्रो हुई है और इनका पैट 95% से ग्रो हुआ है, यानी कि फुल ईयर के बेसिस पे भी इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है, जिस वजह से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आई है। पर ये तो पास्ट है कि पास्ट में इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिल गया। हमें असली चीज ये देखनी होती है कि क्या गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि मार्केट देखती है फ्यूचर को। जो मार्जिन एक्सपेंशन मिला है अब तक वो है पास्ट, तो हमें ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस चीज को हम गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इस क्वार्टर में इस बिजनेस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो सबसे पहले तो इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सपैंड किया है, यानी कि 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड किए और 450 डीलर्स को ऐड किया है अपने नेटवर्क में। और जितना ज्यादा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा उतना अच्छा है, क्योंकि तुम उतने ज्यादा लोगों को ऑफलाइन केटर कर पाओगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर तुम्हें सोलर पैनल सेटअप करना है किसी के घर पे या पैनल बेचनी है तो तुम्हें ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लोग ऑनलाइन पे तो ट्रस्ट करेंगे नहीं। तो इन्होंने अपना डीलर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क एक्सपैंड किया है। अब इस क्वार्टर में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आग लग गई थी, जिसमें ये लेड एसिड बैटरी बनाते थे, लेकिन उसकी ना इनके पास इंश्योरेंस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा इनको, उससे रिलेटेड जितना भी इनका खर्चा लगेगा ना उस पे इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जिस फैक्ट्री में आग लगी थी ना, जिसमें ये लेड एसिड बैटरी बनाते थे, करंटली वो ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि उसमें ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए सारे इन्होंने। तो क्योंकि वो फैक्ट्री अब ऑपरेशनल नहीं है तो ये उसमें लेड एसिड बैटरी तो बना नहीं पा रहे। तो इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये कुछ टाइम के लिए, जब तक वो फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं है तब तक के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से लेड एसिड बैटरी खरीद लेंगे। बट अगर तुम अपना रॉ मटेरियल, जैसे कि इनके केस में लेड एसिड बैटरी हो गई, वो खुद बनाने की बजाय थर्ड पार्टी से खरीदोगे तो उससे तो तुम्हारे मार्जिन डिक्रीज हो जानी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो तुम्हें ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा वही सामान खरीदने के लिए। तो इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि एक तो जिस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से हम लेड एसिड बैटरी खरीद रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, और दूसरा हम क्या करेंगे, इससे जो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा ना उसको कवर अप करने के लिए अपनी सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर लेंगे, यानी कि अपनी टॉप लाइन को ग्रो कर लेंगे, जिस वजह से हमारे मार्जिन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि इनको एक तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से अच्छे प्राइस मिल रहे हैं और दूसरा ये अपनी सेल्स बढ़ा लेंगे ना, तो मैनेजमेंट कह रही है कि इस वजह से हमारे मार्जिन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा और गोइंग फॉरवर्ड हम अपने मार्जिन को स्टेबिलाईज कर देंगे। मतलब यहाँ से ना तो मार्जिन इंक्रीज होंगे और ना डिक्रीज होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जो इनकी फैक्ट्री में आग लगी है ना उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा इनके बिजनेस पे। अब अगर तुम इनकी बैलेंस शीट देखो तो इनकी नेट डेट टू इक्विटी की रेशो सिर्फ 0.25 की है मार्च 2026 में, और 1 से नीचे की डेट टू इक्विटी की रेशो अच्छी मानी जाती है और इनकी सिर्फ 0.25 की है। मतलब इस कंपनी पे इतना डेट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और बेसिकली इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो 0.85 से कम होकर 0.25 तक कैसे आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि जो इन्होंने आईपीओ किया था ना उसमें से कुछ पैसे से इन्होंने अपना डेट को रीपे कर दिया, जिस वजह से इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो कम हो गई। और बेसिकली जो इन्होंने आईपीओ का पैसा उठाया है ना उसमें थोड़े बहुत पैसे से तो इन्होंने अपने डेट को रीपे किया है और उसमें कुछ पैसा अपना प्लांट खोलने में लगाया है और बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी के जनरल पर्पस के लिए यूज किया है। अब अगर तुम इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल देखो तो वो पिछले साल थी 71 डेज की, पर इस साल वो बढ़ के 83 डेज तक पहुंच गई है, यानी कि इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रही है और वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ना एक कंसर्न की बात होती है। अब मेजर चीज सोचने वाली ये है कि इस कंपनी का 90% रेवेन्यू तो B2C से आता है, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं ये। तो फिर इनके रिसीवेबल डेज बनते क्यों हैं? क्योंकि कस्टमर तो अपफ्रंट पेमेंट करता है। तो देखो होता क्या है कि इनका नेटवर्क है जिसमें ये अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर इनके प्रोडक्ट्स आगे डीलर को सप्लाई करता है और वो डीलर इनके प्रोडक्ट्स आगे शॉप्स में सप्लाई करता है और वो शॉप्स इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को बेचती है। तो जो कस्टमर है ना वो पैसा शॉप पे देके आता है जिस शॉप पे इनका सामान मिलता है, फिर उस शॉप से पैसा इनके डीलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और फिर इनके पास आता है। तो मतलब बेसिकली इनके पास डायरेक्टली कस्टमर से पेमेंट नहीं आती, कस्टमर शॉप पे पेमेंट करेगा, वो शॉपकीपर डीलर को पेमेंट देगा, फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट देगा और डिस्ट्रीब्यूटर से इनके पास पेमेंट आती है। तो जो इनके रिसीवेबल्स है ना वो इनके डिस्ट्रीब्यूटर से आने हैं इनके पास। और बेसिकली इनकी रिवेन्यू साइकिल 14 डेज की है। रिवेन्यू साइकिल मतलब कितना टाइम लगता है प्रोडक्ट बेचने के बाद कैश आने में। सपोज ये अपना 100 रुपए का प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच
देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको कितने दिन बाद कैश देगा ना उस प्रोडक्ट के लिए, उसको बोलते हैं रिवेन्यू साइकिल, जो इनकी 2 हफ्ते की है। तो इनके रिसीवेबल डेज तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है कि इनको अपने कस्टमर से अब जल्दी पैसा आ जाएगा, और बेसिकली इनको अपने डीलर से पैसा आता है, तो वो टाइम तो कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और इनके पेबल डेज इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है। मतलब ये अपने सप्लायर को अब लेट पैसा देंगे, यानी कि अपने सप्लायर को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। बट इनके इन्वेंट्री डेज जो पिछले साल 98 डेज थे ना, वो अब बढ़ के 123 डेज हो गए, यानी कि इनके इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो गए। अब इन्वेंट्री डेज का बढ़ना कंसर्न का साइन होता है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि यहाँ पे इन्वेंट्री डेज का बढ़ना कंसर्न का साइन है या नहीं है। अगर तुम्हें ये रिसर्च अब तक पसंद आ रही है तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो पे लाइक कर दो, क्योंकि तभी यूट्यूब इंप्रेशंस देता है यार, वरना यूट्यूब इंप्रेशन ही नहीं देता। तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले ये देखो कि इनकी बैलेंस शीट में इस साल इनकी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 3x हो गई, और इन्वेंट्री का बढ़ना कंसर्न का साइन होता है। पर यहाँ पे ना ये कंसर्न का साइन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड कर रही है। तो इसीलिए इसने अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज कर लिया, ताकि ये इस इन्वेंट्री को गोइंग फॉरवर्ड सेल कर पाए और अपनी सेल्स में ग्रोथ लेके आ पाए। तो क्योंकि इस कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है ना, यानी कि सोलर पैनल को बनाने की कैपेसिटी बढ़ा दी, पावर इक्विपमेंट्स जो ये बनाते हैं उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाई है, और जो ये बैटरी बनाते हैं उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा दी, यानी कि अब ये ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो इस बढ़ी हुई कैपेसिटी में ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको ज्यादा इन्वेंट्री भी चाहिए होगी अपनी। इस वजह से इनकी इन्वेंट्री ईयर ऑन ईयर के लेवल पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है। पर ये कंसर्न का साइन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड कर रही है, तो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए इसने इन्वेंट्री इंक्रीज करी है। पर गोइंग फॉरवर्ड 3 महीने बाद हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि इनकी इन्वेंट्री ये बेच ही नहीं पा रहे। क्या इस इन्वेंट्री से ये अपने प्रोडक्ट बना के उसको बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे। और इसको ट्रैक करने का बहुत आसान तरीका है। हमें 3 महीने बाद बस ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी अपनी सेल्स को 50% से ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। क्योंकि अगर इसकी सेल्स ग्रोथ का रेट कम हो गया, इसका मतलब ये अपनी इन्वेंट्री से अपना प्रोडक्ट बना के बेच ही नहीं पाए, तो इनकी इन्वेंट्री इनके पास फंस जाएगी, और फिर वो बन जाएगा एक कंसर्न का साइन। लेकिन जो इन्होंने अभी इन्वेंट्री बढ़ाई है, अगर ये उससे प्रोडक्ट बना के उसको सेल ऑफ कर पाए ना 3 महीने बाद, तो ये इन्वेंट्री बढ़ना कंसर्न का साइन है ही नहीं। तो ये चीज हमें लगातार 3 महीने बाद जाके ट्रैक करनी पड़ेगी। तो इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे एज ऑलवेज। और ये कंपनी यही बता रही है कि जो तुम्हें 900 करोड़ की इन्वेंट्री दिख रही है ना, उसमें से 500 करोड़ तो रॉ मटेरियल है, और 400 करोड़ इनकी फिनिश्ड गुड्स है, जैसे सोलर पैनल हो गई या बैटरी हो गई। पर जो 500 करोड़ का रॉ मटेरियल है वो इन्होंने इसलिए इकट्ठा की है क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड उससे ही अपने प्रोडक्ट बना के सेल कर पाएंगे। और क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो इनको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी गोइंग फॉरवर्ड अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मतलब इन्वेंट्री बढ़ना यहाँ पे कंसर्न की बात नहीं है। बस हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि 3 महीने बाद क्या इनकी सेल्स ग्रोथ आती है या नहीं, और क्या ये अपनी इन्वेंट्री को अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और इसी वजह से इनके इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हो गए, पर वो भी कंसर्न का साइन नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि क्योंकि ये बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनको इन्वेंट्री चाहिए अपने अगले साल की ग्रोथ को कैटर करने के लिए। और इनकी मेजर इन्वेंट्री यानी कि 50% से ज्यादा इन्वेंट्री इनके रॉ मटेरियल में है। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अभी तो हम केपेक्स कर रहे हैं और अलग अलग फैक्ट्री खोल रहे हैं, जिस वजह से हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। पर गोइंग फॉरवर्ड ये जो हमारी इन्वेंट्री डेज है ना, ये वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। यानी कि जो इनकी इन्वेंट्री डेज हैं, जो करंटली 120 से 180 डेज तक चले गए हैं, क्योंकि ये नए नए प्लांट खोल रहे हैं, वो वापस 120 डेज पे आ जाएंगे एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी ये नया प्लांट खोलते हैं ना, तो इनको रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ता है अपना, ताकि ये और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाए। तो मतलब जो इनकी इन्वेंट्री बढ़ी है और जो इन्वेंट्री डेज बढ़े हैं, वो कंसर्न का साइन नहीं है। बस ट्रैक कर लेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब देखो, जो इनकी करंट कैपेसिटी है ना, वो तो 65% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। पर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अगले 1-2 महीने में हम उसको 80% तक रैंप अप कर देंगे। यानी कि जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 80% यूटिलाइजेशन तक चलने लग जाएगी 1-2 महीने बाद। और अगर तुम मार्च का महीना देखो तो उसमें तो इनकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पे चली है। और क्योंकि इनकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पे चल रही है ना, तो इनको बेसिकली केपेक्स करना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझो कि सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैं 100 प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फुल यूटिलाइजेशन पे चला रहा हूँ और 100 प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो अब और प्रोडक्ट बना के और प्रोडक्ट बेचने के लिए, यानी कि अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए मेरे को एक और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो यानी कि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है ना, तो उसको केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। तो सबसे पहले तो इनकी सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी 2000 मेगावाट की रतलाम में चालू हो गई है अब, जिसमें ये सोलर पैनल बनाएंगे। और जो इनकी बैटरी की और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैपेसिटी है ना, वो स्टार्ट तो अब होनी थी, पर उसमें डिले आ गया है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी ना, इसकी वजह से इनकी मशीनरी नहीं आ पाई, तो इनकी बैटरी की और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैपेसिटी चालू नहीं हो पाई। लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अब हमारे पास वो मशीनरी आ गई है, तो हम इस फैक्ट्री को Q1 FY27 यानी कि FY27 के
फर्स्ट क्वार्टर से ही कमीशन कर देंगे, यानी कि स्टार्ट कर देंगे। और जो इनकी वो फैक्ट्री है ना जिसमें ये बैटरी बनाते हैं, वो Q2 FY27 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपोनेंट में और बैटरी वाले कंपोनेंट में जो इनकी फैक्ट्री है उसमें थोड़ा सा डिले आ गया है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इनकी फैक्ट्री है वो Q1 FY27 से स्टार्ट हो जाएगी, और बैटरी वाली Q2 FY27 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये और प्रोडक्ट बना पाएंगे और उससे अपनी सेल्स को ग्रो कर पाएंगे। और अब तक तो ये क्या करते थे कि ये सोलर सेल ना बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो बेसिकली सोलर पैनल को बनाने के लिए सोलर सेल चाहिए होते हैं जो ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। पर अब ये खुद की फैक्ट्री लगा रहे हैं रतलम में, जहाँ पे ये सोलर सेल भी बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में ये बोला है कि अगर तुम्हें सोलर पैनल पे हमसे सब्सिडी लेनी है ना, यानी कि गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी है, तो तुम्हें सोलर सेल भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सोलर सेल तो चाइना से मंगवा लो और यहाँ पे उससे सोलर पैनल बना के बेच दो, ऐसा नहीं कर सकते, वरना गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी। तो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी है तो सोलर सेल भी खुद मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, जिस वजह से ये कंपनी सोलर सेल का भी एक प्लांट लगा रही है। और क्योंकि अब ये बाहर से सोलर सेल नहीं खरीदेगी और खुद बनाएगी, तो इस वजह से इसके मार्जिन पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। पर मैनेजमेंट ने तो यही बोला कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे और ना ही डिक्रीज होंगे, यानी कि ये इसी मार्जिन को सस्टेन करेंगे। और जो ये रतलम में 2 गीगावाट का केपेक्स लगा रहे हैं ना अपना, उससे इनका 5000 करोड़ का पीक रिवेन्यू आ सकता है अगर वो 100% यूटिलाइजेशन पे चलेगी तो। और इनका इस साल का रिवेन्यू है 2650 करोड़ का। और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि Q4 FY28 तक, यानी कि अगले साल के एंड तक, ये जो हमारी कैपेसिटी है रतलम वाली वो फुल यूटिलाइजेशन पे चल जाएगी, तो इससे 5000 करोड़ का रिवेन्यू आ जाएगा। तो बेसिकली जो इनकी रतलम वाली फैसिलिटी है ना, उसको इस साल तो ये 50% यूटिलाइजेशन पे चलाएंगे, और FY28 में यानी अगले साल के एंड तक उसको 80% यूटिलाइजेशन के आसपास चला देंगे। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि मैनेजमेंट ने कौन कौन में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या बताया है। अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आ रही है और तुम और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब इसकी कौन कॉल पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एनालिस्ट ने इनसे ये पूछा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या अब तुम अपनी प्रमोटर होल्डिंग को आगे डाइल्यूट करोगे पैसा उठाने के लिए, यानी कि क्या अपनी इक्विटी को डाइल्यूट तो नहीं करोगे। तो इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला कि अगले 1 साल तक तो हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम प्रमोटर होल्डिंग को डाइल्यूट करके पैसा उठाएं। तो मतलब इसकी प्रमोटर होल्डिंग अभी जितनी है ना उतनी रहेगी, यानी कि इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड अगले 1 साल तक। तो बाकी आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। अब देखो, इनके पास ना 500 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसमें से इनकी 10 से 15 प्रोडक्ट कैटेगरी को ना BIS वालों ने सीज कर लिया। तो देखो होता क्या है, जब भी तुम सोलर पैनल या इन्वर्टर या बैटरी बेचते हो तो उस पे BIS की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली इनके इन्वर्टर और बैटरी से रिलेटेड 10 से 15 ऐसे प्रोडक्ट थे जिस पे BIS की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए थी, पर इनके पे नहीं थी, क्योंकि इनको लगा कि उस पे BIS के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर जबकि उस पे रिक्वायरमेंट थी तो BIS वालों ने उन 10 से 15 प्रोडक्ट कैटेगरी को सीज कर लिया। पर इनके पास ना टोटल 500 से ज्यादा कैटेगरी है। तो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अगर 10 से 15 कैटेगरी को उनने सीज भी कर लिया और उसकी सेल भी बंद कर दी, तो भी हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है प्रोडक्ट की। अगर वो 10-15 कैटेगरी सीज भी कर लेते हैं तो हमारे पास 500 कैटेगरी है SKUs की, तो हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा उससे। अब क्योंकि BIS वालों ने इनके प्रोडक्ट सीज कर लिए, क्योंकि उस पे BIS की सर्टिफिकेशन ही नहीं थी, तो उसकी पेनल्टी भी लगेगी। तो इन पे ना मैक्सिमम उतनी ही पेनल्टी लग सकती है जितने के प्रोडक्ट्स BIS वालों ने सीज किए हैं, और कितनी पेनल्टी लगेगी ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा गोइंग फॉरवर्ड। बट मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हमारे केस में ना उतनी पेनल्टी नहीं लगेगी और ये चीज ना सेटल डाउन हो जाएगी। तो क्योंकि इनके पास टोटल 500 SKU है, जिसमें से BIS वालों ने सिर्फ 10 से 15 SKU ही सीज किए हैं, तो इनके बिजनेस में ना इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा बोल रही है मैनेजमेंट। पर बाकी ये चीज हमें ट्रैक करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इस कंपनी ने इस साल ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इसकी वैल्यूएशन क्या निकलती है। तो सबसे पहले तो इस कंपनी ने ये बोला है कि हम अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे FY27 में। बट इस साल ना इनका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब जो इनका करंट मार्जिन है ना इसी को मेंटेन करेंगे ये गोइंग फॉरवर्ड। तो यानी कि यहाँ से ना इनका मार्जिन एक्सपैंड होगा और ना ही डिक्रीज होगा। तो इस वजह से इनकी सेल्स की ग्रोथ और इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ सेम रेट पे चलेगी। और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि FY27 में हम अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे। और क्योंकि इनका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा तो इनका प्रॉफिट भी FY27 में 50% से ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और बेसिकली मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ऑल्दो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए, पर हम ना ये मार्जिन कस्टमर को पास ऑन कर देंगे और अपने डीलर्स को पास ऑन कर देंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सके और मार्केट शेयर कैप्चर कर सके गोइंग फॉरवर्ड। तो जो मार्जिन एक्सपेंशन इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आना था ना, क्योंकि अब खुद सोलर सेल लगाने लग गए हैं, वो काउंटर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उस मार्जिन को ये कस्टमर को पास ऑन कर देंगे और डीलर को पास ऑन कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर लेंगे। और इनके बिजनेस में ना सीजनैलिटी है, मतलब
मतलब Q4 इनका बेस्ट क्वार्टर होता है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस में ये तक बता दिया कि Q1 में हमारा 900 करोड़ का रिवेन्यू होगा, Q2 और Q3 में 800 करोड़ का रिवेन्यू होगा और Q4 में 1500 करोड़ का रिवेन्यू होगा। तो बेसिकली ये सेल्स को 50% से तो ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर, और उसमें क्वार्टर वाइज क्या क्या रिवेन्यू ब्रेकअप होगा ना वो भी बता दिया मैनेजमेंट ने। और लास्ट में मैनेजमेंट ने ये बताया कि हम कैसे सोचते हैं कि सपोज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में कंस्ट्रेंट है, मतलब हम ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तब तो हम क्या करते हैं कि ऑल्दो हम कम सेल्स कर पा रहे हैं पर हम अपना मार्जिन एक्सपैंड कर देते हैं कि हमारी बॉटम लाइन हेल्दी रहे। लेकिन जब हमारे पास इनफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है ना, तब हम ये फोकस करते हैं कि हम अपनी सेल्स बढ़ा दें चाहे हमारा मार्जिन एक्सपैंड ना हो, क्योंकि अगर हम अपनी सेल्स को हाई रेट पे ग्रो कर लेंगे ना और हमारा मार्जिन एक्सपैंड नहीं भी होता तो भी क्योंकि हमारी सेल्स हाई रेट पे ग्रो हो रही है तो हमारा प्रॉफिट भी उस वजह से हाई रेट पे ग्रो हो जाएगा, तो तब भी हमारी बॉटम लाइन हेल्दी रहेगी। तो अगर हम अपनी सेल्स को ज्यादा रेट पे ग्रो नहीं कर पाते तो हम अपना मार्जिन एक्सपैंड करके प्रॉफिट ग्रोथ दिखा देते हैं, और जब हम अपनी सेल्स को अच्छे रेट पे ग्रो कर पा रहे हैं ना तो हमारा फोकस मार्जिन एक्सपेंशन पे नहीं होता, फिर हमारा फोकस होता है कि सेल्स को हाई रेट पे ग्रो करो और प्रॉफिट भी हाई रेट पे ग्रो हो जाएगा अगर मार्जिन स्टेबल भी रहा तो भी। तो अभी मैनेजमेंट यही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि FY27 में हम अपनी सेल्स को ही 50% से ग्रो कर देंगे और हमारा मार्जिन स्टेबल रहेगा, यानी कि यहाँ से मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट भी 50% से ग्रो हो जाएगा ईयर ऑन ईयर। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले इसकी FY26 के हिसाब से पीई रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका करंट मार्केट कैप है 9800 करोड़ का और इस कंपनी का FY26 का पैट है 304 करोड़ का। अब सबसे पहले इसकी पीई रेशो निकालते हैं। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है। तो इसकी FY26 के एंड में कितनी पीई रेशो हो गई? करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय FY26 का पैट, यानी कि 9800 डिवाइडेड बाय 304, यानी कि इसकी पीई रेशो हो गई 32 के आसपास की। अब कैलकुलेट करते हैं इसकी पेग रेशो। तो पेग रेशो निकालने का तरीका भी तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल की प्रॉफिट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पीई रेशो है 32 की, और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम अगले साल अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 50% से ग्रो करेंगे। तो इसकी पेग रेशो हो गई 32 डिवाइड बाय 50, यानी कि इस कंपनी की पेग रेशो हो गई 0.6 के आसपास की। अब ऑब्वियसली ये तो ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो करके भी दिखा पा रही है या नहीं करके दिखा पा रही, तो इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखेंगे। अब अगर तुम भी किसी भी कंपनी को ऐसे ही फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।